नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 8। ठीक है, ये समसेरा सीरीज का 8वां वीडियो है। आपने पिछले सारे वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखे और अपनी तैयारी को मजबूत किया। आपने समझा कि हिंदी में किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम वीडियो जब बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो विगत परीक्षाएं हुई उनमें पूछे हुए प्रश्नों को अपनी वीडियो में रखें। तो आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जीएस का एक दिन मॉक टेस्ट होता है, एक दिन आपका हिंदी का होता है और यूपी जीके की भी आपकी लगातार क्लासेस शुरू हुई हैं। बहुत ही जल्दी ही मैं आपकी सब्जेक्टिव क्लास शुरू कर दूंगा। 2 या 3 तारीख से आपकी हिस्ट्री की डेली क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखा करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनके कमेंट में उत्तर जरूर लिखा करिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताया करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्विक रिवीजन क्लासेस टेलीग्राम पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। अगर आप वीडियो को छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बगैर समय जाया किए मैं आपका वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको? हिंदी मॉक टेस्ट 8। तो पहला प्रश्न है आपका, नाविक का सही संधि विच्छेद है। बताइए, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला ऑप्शन है नाव प्लस इक, वहाँ पे हलंत है। नौ प्लस इक, या ना प्लस इक, या नावी प्लस क। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का सही संधि विच्छेद होता है 9 + 1, नाविक। तो इसमें आओ और प्लस ई मिलके आपका आओ प्लस ई बनाते हैं। ठीक है, तो नाविक हो जाता है। इसमें अयादि संधि है। क्या है? कौन सी संधि है? अयादि। नायक में क्या होता है? नय प्लस अक होता है। नयन का न प्लस अन होता है। पवन का पो प्लस अन होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में व्यंजन संधि है? बताइए, सज्जन में, परोपकार में, इत्यादि में, विद्यालय में। बताइए इनमें से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन डी इत्यादि, ऑप्शन सी विद्यालय। बताइए इनमें से किस में व्यंजन संधि है? तो दूसरे का आपका ऑप्शन ए सही है, सज्जन। ठीक है, जा जा सज्जन, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। तो वैकल्पिक शब्द जो दिए हैं उनकी संधि देख लेते हैं। तो सज्जन का क्या होता है? सत प्लस जन होता है, यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ता का जा बन जाता है आधा। परोपकार पर प्लस उपकार गुण स्वर संधि है। जहाँ पर एक मात्रा दिखे वहाँ पर ज़्यादातर गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, विद्यालय, विद्याधन आलय, तो दीर्घ स्वर संधि। जब बीच में बड़ी दीर्घ मात्रा आए तो वहाँ पर ज़्यादातर दीर्घ स्वर संधि होती है। इत्यादि, इति प्लस आदि, यड़ स्वर संधि। इति यड़ स्वर संधि में ज़्यादातर आधा ताव आधा वा आता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? यड़ स्वर संधि। फिर अगला आपका प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? बताइए, महापुरुष महान तथा पुरुष, वनवास वन का वास, विद्यालय विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह सत्य का आग्रह। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? महापुरुष महान तथा पुरुष, वनवास वन का वास, या विद्यालय विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह सत्य के का आग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विद्या के लिए आलय इसका सही ऑप्शन है। तो विद्यालय विद्या के लिए आलय तत्पुरुष समास है। इसमें महापुरुष महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। वनवास वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष समास। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सत्याग्रह में कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। वनवास में कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। विद्यालय में कौन सा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आया था, सत सही शब्द में समास का भेद बताइए। तो कर्मधारय होगा या द्विगु होगा या तत्पुरुष होगा या द्वंद्व समास होगा? बताइए, ये तो आपको पता ही होगा। सत सही शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय है या द्विगु है या तत्पुरुष है या द्वंद्व समास है? बताइए इनमें से कौन सा सही है? सत सही शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वी, द्विगु। सत सही सात, सत मतलब सात होता है ना, तो नंबर आ गया। जब किसी संख्या आ जाती है तो क्या होता है? वो हो जाता है द्विगु समास। सतसई में द्विगु समास है। सतसई का विग्रह होता है 700
का समाहार, 700 का समाहार सतसई होता है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा बताइए। जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत होगा या अभूतपूर्व होगा या अपूर्व होगा या अनुपम होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। 5 का बी बिल्कुल सही है आपका। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व होता है, और जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो वो अद्भुत होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम होता है, और जो पहले ना हुआ हो वो अपूर्व होता है। तो जो पहले ना हुआ हो वो अपूर्व, और जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व होता है। तो इन दोनों में आपको फर्क याद रखना है, अपूर्व में और अभूतपूर्व में। ठीक है, चलिए। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ या कृतघ्न या कर्मठ या कृतकृत्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है या कृतघ्न कहलाता है या कर्मठ कहलाता है या कृतकृत्य कहलाता है। बताइए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कृतज्ञ। ठीक है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। तो उपकार का वो याद रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, और अच्छी तरह काम करने वाला व्यक्ति कर्मठ, और किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होता है। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होता है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु, विहग, पादप, शाखी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु, विहग, पादप या शाखी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 का विहग। ठीक है, विहग किसका पर्यायवाची होता है, पक्षी का होता है ना। ठीक है, तो इसका सही वी हो जाता है पक्षी का। वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं पेड़, तरु, पादप, शाखी, द्रुम, विटप। जबकि विहग यानी कि पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं, खग, पंछी, चिड़िया, परिंदा आदि। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए नौका का जो पर्यायवाची है, बताइए तरणी है या आपगा है या जलयान है या तरंगिनी है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची आपको चुनना है। तरणी है या आपगा है या जलयान है या तरंगिनी है। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, तरणी। ठीक है, तो नौका का सही पर्यायवाची शब्द तरणी है, यहां पर तरणी होगा। ठीक है, इसके अन्य पर्याय हैं नाव, नैया, किश्ती, वेड़ा, डोंगी, तरी आदि। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, नाव, नैया, कश्ती, वेड़ा, डोंगी, तरी आदि। जबकि अपागा तरंगिनी नदी के पर्याय हैं। अपागा तरंगिनी किसके पर्याय हैं, नदी के। ठीक है, और जबकि नदी के नहीं, सॉरी, जबकि अपागा तरंगिनी नदी के पर्याय तथा जलयान जहाज का पर्याय है। ठीक है, जलयान किसका पर्याय है, जहाज का। नदी के पयोष्णी, तरणी, सरिता, तटनी, स्ववोष्णी, कुलकंशा, निर्झड़ी आदि किसके पर्यायवाची हैं, नदी के। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो शंख होगा या चंद्रमा होगा या मेघ होगा या कपूर होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो शंख का, चंद्रमा का, मेघ या कपूर, इनमें से कौन सा अब्ज का गलत पर्यायवाची है दिया हुआ है। तो नाव का आपका हो जाएगा सी, मेघ। ठीक है, मेघ का अर्थ नहीं होता है अब्ज से। तो मेघ का अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल हैं। अब्ज यानी कमल, अब्द बादल को कहा जाता है, बादल को अब्द कहा जाता है, अब्ज कमल को कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 10वां, पुष्ट शब्द का विलोम क्या है। कृष्ण है, दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृति है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण इसका विलोम शब्द हो जाएगा पुष्ट का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो पुष्ट का छीण या कृष्ण, दुष्ट का हो जाएगा सज्जन, पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार, दंड या सजा, और प्रकृति का हो जाएगा विकृति।
ठीक है, विकृति किसका हो जाएगा? प्रकृति का। अगला प्रश्न है आपका 11वां, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म तृतीयपूर्ण है? बताइए। घृत का घी, उटु का ऊंट, त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जो त्रुटिपूर्ण युग्म है तत्सम तद्भव का? घृत क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? घी होता है, बिल्कुल सही है। त्वरित क्या है? तत्सम है, तुरंत इसका क्या तद्भव होता है? बिल्कुल सही है। तिक्त क्या है? तत्सम है, तीता क्या तद्भव होता है? तो इसमें उटु क्या कोई शब्द नहीं होता, उटु कोई शब्द होता है नहीं, तो यही आपका गलत होता है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो निर्दिष्ट शब्द युग में सही जोड़े हैं घृत, घी, त्वरित, और इसका यहाँ तुरंत होगा, यहाँ पे तुरंत का तू गायब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। और तिक्त का तीता है। उटू का ऊंट नहीं होता, ये अशुद्ध है, तथा इनका शुद्ध शब्द युग्म उष्ट्र का ऊंट होगा। क्या होगा? उष्ट्र का ऊंट। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण है। गोमय गोबर, पर्यक पटरी, क्षीर खीर, सपत्नी सौत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12वें का? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों को युग में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? गोमय का गोबर होगा, पर्यक का पटरी, क्षीर का खीर, या सपत्नी का सौत। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसका सी। ठीक है, सी सही है। तो गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर, और सपत्नी का सौत सही होगा, जबकि पर्यंक का पटरी होता है। ठीक है, पर्यंक का क्या होता है? पटरी। तो सी यहाँ पर ये लिखा है, सॉरी ये लिखा है, ये सही होगा। ठीक है, पर्यंक का पटरी, सी ऑप्शन ऊपर है थोड़ा, तो पर्यंक का पटरी हो जाएगा। ठीक है, पर्यंक का। इसका सही शब्द में पयक का होता है पलंग। ठीक है, पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है पयक का। आपका अगला प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है? बताइए। 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। बताइए इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का बी। ठीक है, 13वें का बी, सबसे निराला। ये तो आपको याद हो गया होगा, तीसरी चौथी बार ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ है सबसे निराला या सबसे अलग? उदाहरण क्या है? जेठालाल की तो मत पूछो, उनके लिए तो गोकुल धाम ही 3 लोक से मथुरा नारी है। ठीक है, सबसे निराली चीज जो आपको पसंद हो। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित मुहावरा चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी की का पानी में पात, ये यहाँ पर ये नीचे आएगा। ठीक है, मैं पात पात तू डाल डाल डी में होगा। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, और मैं पात पात तू डाल डाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14वें का? तो 14वें का सी सही होगा आपका। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, इतना सही होगा। ठीक है, दूध का दूध में पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ होता है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू उत्तम तो मैं अति उत्तम। ठीक है, इसका अर्थ तू डाल डाल मैं पात पात का क्या उत्तर हो जाएगा? तू उत्तम तो मैं अति उत्तम। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, तो इसका मतलब है जिसका जो हक है वह उसे ना मिलकर किसी दूसरे को मिले। और तेल देखो तेल की धार देखो, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना, किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ ये होता है। तो 15वां क्वेश्चन है, उसने संतोष की सांस ली। वाक्य क्या शुद्ध रूप क्या होगा? उसने संतोष के लिए सांस ली, उसने संतोष की सांस लिए, उसने संतोष को सांस लिए, उसने संतोष की सांस ली। बताइए इसमें वाक्य का सही रूप क्या होगा? तो 15वें का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उसने संतोष की सांस ली। तो उसने संतोष का सांस ली, इस वाक्य के लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप उसने संतोष की सांस ली होगी। तो निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुलसीदास ने अवधि में अनेकों ग्रंथ लिखे। बताइए इसमें अशुद्ध क्या है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, इसमें अशुद्ध क्या है? तो 16वें का आपका हो जाएगा सी, अनेकों ग्रंथ। ठीक है, अनेक होगा, यहाँ पर अनेकों कुछ नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो अनेकों ग्रंथ वाले भाग में अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप अनेक ग्रंथ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17वां, इनमें से बर्तनी की दृश्य शुद्ध क्या है? अंतर्धान है, या षष्टम है, या सहस्त्र है, या अनुषंगिक है? बताइए इसमें शुद्ध रूप क्या है? तो 17वें का आपका हो जाएगा ए, अंतर्ध्यान
आपका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान शुद्ध रूप है अन्य विकल्प षष्ठम, सहस्त्र एवं अनुषंगिक वर्तनी की दृश्य त्रुटिपूर्ण है। इसके शुद्ध रूप होंगे षष्ठम, सहस्त्र एवं आनुषंगिक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो वो आपको पहचाननी है। कौशल्या या मैथिली शरण गुप्त या राहुल संकृतायन या मेघनाथ। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए वो कौन सा है। कौशल्या है या मैथिली शरण गुप्त है या राहुल संकृतायन है या मेघनाथ। तो कौशल्या तो बिल्कुल सही लिखा है आपका, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त भी आपका सही लिखा है। राहुल संकृतायन आपका गलत लिखा है। ठीक है, मेघनाथ भी आपका सही लिखा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका शुद्ध वर्तनी रूप होगा राहुल सांकृत्यायन होता है। ठीक है, सांकृत्यायन होता है, यहां पर या और है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या है। सदा एक वचन, बहुवचन, एक वचन एवं बहुवचन, सदा बहुवचन। बताइए पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी होता है, पानी होते हैं तो नहीं होता ना। जब भी वचन आपसे पूछा जाए, लिंग पूछा जाए, वाक्य प्रयोग तुरंत करिए, आपको सही उत्तर मिलेगा। आप चकित हो जाएंगे कि आपको सही उत्तर तुरंत मिल गया। पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी होता है, पानी होते नहीं होता है, तो ना एक वचन होगा। पानी सदैव एक वचन होता है। तो द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जैसे पानी। ठीक है, तो सदैव एक वचन में बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, ये सब क्या सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। आपका अगला प्रश्न है 20वां और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का आपका। निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। बताइए इसमें अपादान का कारक किस में प्रयोग हुआ है। तो पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है, ये अलग हुआ है यहां पर। तो पेड़ से गिर पड़ा 20वां होगा। ठीक है, 20वें का बी सही होगा, पेड़ से गिर पड़ा। उत्तर बी, पेड़ से गिर पड़ा अपादान कारक का उदाहरण है। इसमें विभक्ति चिन्ह अलगाव का प्रयोग हुआ, से नहीं, यहाँ पे अलग होने के लिए से प्रयोग हुआ है। श्याम का घर संबंध कारक, कुर्सी के नीचे संबंध कारक, और आरी से काटो करण कारक। यहाँ पर से मतलब द्वारा के लिए प्रयोग हुआ है, द्वारा का अर्थ निकला है। आरी द्वारा काटो तो सही हो जाता है ना। तो जब भी आपको करण कारक हो तो वहां पर द्वारा लगा के एक बार देख लिया करिए, आरी से काटो करण कारक। तो पिताजी ने मुझे डांटा और रोका, तो इसमें क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो मैंने शरद चंद्र को बाद में पढ़ा, तो कर्म कारक हो गया। ठीक है, करण कारक क्या चिन्ह होता है, शे। तो मेरे उपन्यासों के बारे में पाठकों के पत्रों से पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो यहाँ पे आप द्वारा लगाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा द्वारा लग सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। मुझे गदर के फूल के लिए बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो संप्रदान कारक होगा, इसमें के लिए आया है। ठीक है, के लिए संप्रदान कारक। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक। अलग करने के भाव है ना, तो अपादान कारक होगा शे। संबंध कारक का क्या होता है, की यहां पर यूज हुआ। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन, यहां पर क्या पत्नी से संबंध बता रहा है अपना, पत्नी किसकी है। तो पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, में प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो अधिकरण कारक होगा। और ओह, तो यह बात है, संबोधन कारक। यहाँ पर भी संबोधन चिन्ह आ जाए तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो आप कारक को पूरी तरह समझ गए होंगे, मैं समझता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। और ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर हिंदी का 8वां। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसे किया होगा। आपको कोई समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियोज़ में आपको वो सही करके बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ बताइएगा, मेरा एक प्रश्न है आपका, कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।